इस पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है वो लोग कर सकते हैं, ओनली फॉर वही जो इंटरेस्टेड है। और जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। देन चलिए हम इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। एक कॉलेज होता है, कॉलेज का सीन दिखाया गया है। और हाँ, इस स्टोरी की ऑथर रेणुका है, नैरेट मैं कर रही हूँ। एक कॉलेज का सीन दिखाया गया है जहाँ पे कुछ अल्फाओं का गैंग्स था। और वो एक अल्फा स्टूडेंट को बोलते हैं कि इस गेट से, मेन गेट से जो पहला बॉय एंटर करेगा उसके ऊपर जाओ और ये बॉटल्स लो और उसके ऊपर पानी उड़ेल दो। क्योंकि वो जो अल्फाज थे ना, वो न्यू न्यू स्टूडेंट जितने भी आ रहे थे वो उन सभी स्टूडेंट के साथ वो रैगिंग कर रहे थे। वो पूरा का पूरा एक ग्रुप था। पहले तो वो जो इस अल्फा स्टूडेंट के हाथ में बोतल पकड़ाया था उन अल्फाओं के गैंग ने, उसे तो वो घूर कर देखता है, पर उन लोगों की जो निगाहें थी वो बड़े ही डराने वाली थी, इसलिए वो चुप हो जाता है और अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके बाद कॉलेज का गेट ओपन होता है जहाँ से एक लड़का भागते हुए आता है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर जो हमारा वी वो जियान और जियांग वी इंग होता है, वो भागते हुए आता है क्योंकि आज उसका कॉलेज का पहला दिन था और वो बहुत खुश था इस कॉलेज में। ये यहाँ के सबसे बड़े कॉलेज था और यहाँ पे हालांकि एंट्रेंस एग्जाम पास करके दाखिला लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जैसे तैसे करके विंग यहाँ चला आया था क्योंकि विंग को पढ़ना था, कुछ करना था अपनी लाइफ में। बट वो फिलहाल से अभी अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहता था। आज वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो आता है, तभी वो अल्फा उसे इशारा करते हुए कहता है उस लड़के को। वो लड़का चुपचाप आता है और विंग के ऊपर जितना उसके बॉटल्स में पानी था ना वो सारा उसके ऊपर उड़ेल देता है। विंग दोनों किताब को और हाथ को हवा में ही फ्लाई किए हुए हाँ करके उसको देख रहा होता है। वो लड़का बस उसे देखता है और कहता है, एक तो उस अल्फा को जिसको ये पनिशमेंट दिया गया था, वो अल्फा तो वो बॉटल पानी भरकर उसको जो भरा हुआ था वो उसके ऊपर आके उड़ेल तो दिया हुआ था, लेकिन वही पीछे जितने भी अल्फा और जो ओमेगास थे ना, जैसे ही इस ओमेगा ने जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैंडसम एडोरेबल दिख रहा था, साथ में ब्यूटीफुल भी, उसे देखते ही सब मुंह हाँ करके मुंह फाड़ करके उसे देख रहे होते हैं। विंग कुछ बोलता उससे पहले ही वो जो अल्फा जो विंग के ऊपर पानी उड़ेल दिया हुआ था वो कहता है, आई एम सो सॉरी, देखो मैं ये ऐसा करना नहीं चाहता था, बट मुझे उन लोगों ने बोला है करने के लिए, वो हमारे सीनियर्स हैं। अगर मैं सीनियर्स की बात नहीं मानता तो वो लोग मुझे पनिश करते। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ। हाँ, आई एम सो सॉरी। और इतना बोल करके वो जो उसको टास्क दिया गया था वो वहाँ से भाग जाता है। रिंग पहले तो अपना पूरा सर पर से लेके मुंह पर जो पानी आया हुआ था वो साफ करता है। अपने शर्ट्स को वो थोड़ा सा झटकारता है क्योंकि पूरी शर्ट्स गीली हो चुकी थी और बॉडी से चिपक रही थी। उसके बाद वो चलते हुए उस गैंग के पास आता है जहाँ पे लैन वांगजी अल्फा, जियांग चिंग अल्फा, विंचाओ अल्फा, सुयांग अल्फा और सौ सिंचेंग अल्फा था, सॉरी ओमेगा था, जो उन्हीं लोगों के साथ में था, सब था। और विंग आते ही वहाँ से कहता है, तो आप में से किसने कहा था ये रैगिंग करने के लिए। लैन वांगजी तो उसको बस घूर घूर कर देख रहा होता है क्योंकि उन सब में लैन वांगजी भी था जो कि विंग की क्यूटनेस को देख करके न जाने क्यों उसकी निगाहें उसके ऊपर से हट नहीं रही थी और उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट एडोरेबल वो लग रहा था। उसे घूर घूर को वो देख रहा था। विंग दोबारा पूछता है, कोई कुछ नहीं बता रहा था, इवन जियांग चेंग भी अपना मुंह बंद करके और चुपचाप से विंग को ही देख रहा होता है। विंग कहता है, मैंने कुछ पूछा है। तभी उधर से जो वेंचा था वो कहता, क्यों नहीं करना चाहिए, सीनियर्स की ऐसे रिस्पेक्ट की जाती है, तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो और हम तुम्हें करने देंगे। हाँ, कुछ भी। और इतना बोल करके और वो उसको जैसे टच करने को होता है, साउथ इंडियन कहता, आहा, इस लिटिल बनी ओमेगा को छोड़ दो वरना ये तो रोने ही लगेगा। देखो तो ये कैसे रोनी जैसी शक्ल बना के आया हुआ है। ऐसे करके एक एक ना विंग को ना सब परेशान कर रहे होते हैं। विंग ना वांगजी को घूर के देख रहा होता है। वांगजी उसके पास आता है और कहता है इतना बोलकर उसकी तरफ जैसे ही झुकने को होता है, विंग एक थप्पड़ खींच करके वांगजी के गाल पे जड़ देता है।
सब वहाँ पे जितने भी अल्फाज और उनकी पूरी गैंग थी, जो वांगजी के गैंग्स मेंबर थे, वो आसपास जितने भी अल्फा ओमेगा बीटाज लोग थे, जितने भी थे, वो सब के सब एकदम सकदम हो गए थे। थप्पड़ बहुत जोर से गूंज के उठा था उसके गाल पे। एंड देन पूरा का पूरा माहौल शांत हो गया था और सब वांगजी और विंग की तरफ ही देखने लगे थे कि ये क्या हुआ। हर कोई विंग और वांगजी को देख रहा था, लेकिन मानो जैसे कि उसे बिल्कुल भी फर्क ही ना पड़ा हो। वो वापस वहां से पलटते हुए अपने मुंह पे जो पानी आ रहा था बालों से होते हुए, उस सबको पोंछता हुआ अपने हाथ से, और वो सीधे प्रिंसिपल ऑफिस आता है। अपने ईयर बैग में से जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे कॉलेज का, ठीक है, जिसका पहला दिन था, एडमिशन वगैरह का जितना भी फॉर्म वगैरह था, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने के लिए लगते हैं, वो सब जमा कराना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो उन सारे सीनियर्स का वो कंप्लेन भी कर देता है, क्योंकि उन सब ने मिल करके विंग के लिए प्रैंक बनाया था। एंड देन बेचारा विंग के साथ थोड़ा बुरा हुआ, पानी से नहला दिया गया था उसको। तो वो सारे सीनियर्स के खिलाफ जो कंप्लेन होता है वो कर देता है। उसके बाद क्या था, जैसे ही पता चला सर को कि कॉलेज में रैगिंग हो रही है, उसने उन सारे सीनियर्स को बुलाया जो कि अभी जस्ट करंट पे पाए गए थे, और लाने के साथ ही सारे बच्चे को खड़ी खोटी सुनाना स्टार्ट कर दिया। तुम लोगों को कॉलेज का रेपुटेशन की बिल्कुल परवाह नहीं है, तुम्हारे मन में जो आता है वो करते हो, तुम अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद हो, दूसरे बच्चों को बच्चे नहीं समझते, लाइक ऐसे खूब सुनाता है, झाड़ झूड़ के साइड करता है। सारे को तो गुस्सा चढ़ाया हुआ था। एक तो वांगजी को विंग ने एक थप्पड़ खींच के मारा था, वहीं दूसरी तरफ से प्रिंसिपल से भी उसकी क्लास लगाई जा रही थी, और ऊपर से इतने सारे लोगों ने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा था, तो वो इंसल्ट अलग। वांगजी का दिमाग ना बार बार उसी थप्पड़ के गूंज पे जा रहा था, क्योंकि वो एकदम झन्नाटेदार होके लगा था उसको। इधर प्रिंसिपल का डांट वाट सुन लेने के बाद सबको वहां से जाने को बोल दिया जाता है, लेकिन वांगजी विंग के बारे में स्टिल सोच रहा होता है कि आखिर उस सिद्धि से ओमेगा की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मुझे थप्पड़ मारे, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। और वांगजी का पूरा फोकस, कॉन्सेंट्रेट, सब कुछ विंग के ऊपर जाके टिका हुआ था। वहीं एक तरफ विंग के थप्पड़ के बाद वांगजी के दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा होता है, आखिर ये पिद्दी सा ओमेगा उसे थप्पड़ कैसे मार सकता है। बाकी सारे अदर्स तो थप्पड़ खाने का तमाशा देखने के बाद अपने अपने क्लासरूम में चले गए हुए थे, क्योंकि सबको क्लास अटेंड भी करना था, और विंग भी क्लास में चला गया हुआ था। लेकिन वांगजी स्टिल अभी भी वहीं था। उसके दिमाग में कुछ तो भूचाल चल रहा था, कुछ तो ऐसा जो कि नहीं चलना चाहिए, कुछ ऐसा जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला था। और वो बस उसने अपने बदले को थोड़ा सा दबाए रखा, क्योंकि वो उसे भी तो बदला लेना था ना। वो छोटा सा पिद्दी सा ओमेगा उसे ऐसे कैसे सबके सामने में थप्पड़ मार सकता है भला। बाकी अदर्स जो जितने भी क्लास में थे वो सब अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं, क्लास करते हैं, और विंग भी साथ में करता है। वहीं बाद में सब ऐसे करते हुए दिन बीत जाते हैं और छुट्टी का टाइम हो गया था। हर कोई अपने घर चला हुआ था। घर के बाहर, वांगजी के घर के बाहर कार लगी हुई थी, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अंदर चला आता है और जा करके बैठ जाता है अपने घर के लिए, वो भी निकल जाता है। उसके जाने के बाद जो विंग था, वो भी जब घर आता है तो जांगचेन घर आने के साथ ही विंग को घूर कर देखता है और कहता है, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? विंग कहता है, मैंने ऐसा क्यों किया? क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? हाँ। जांगचेन दोबारा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की, हाँ, उसे थप्पड़ मारने की? तुम्हें पता है वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, और उसकी पहुंच कितनी ऊपर तक है? जंगजन की बात सुनने के बाद विंग समझाता भी है कि जो कुछ भी हुआ था वो अचानक हुआ था, एंड देन उसमें कोई गलती नहीं है उसकी, और उसकी वजह से कभी भी किसी भी जो बड़े बिजनेसमैन है उससे हाथ मांगने की या फैलाने की जरूरत नहीं है। हम खुद तो इतना कैपेबल है ना, और उसने वैसे भी गलत किया था इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा, बस बात खत्म डैड। बट जो जियांगजिंग की मॉम थी वो विंग की बात सुन नहीं रही होती। विंग हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है कि मॉम क्या सिचुएशन बना था, उन लोगों ने मुझे प्रैंक करा था, बट स्टिल उसकी बात कोई नहीं मानता है, और वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ वो जाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत हर्ट फील हो रहा था। एक तो वो ओमेगा है, ऊपर से उसकी बातें उसकी मॉम डैड नहीं सुनते हैं, जस्ट बिकॉज वो विंग जियांगयू का बेटा नहीं था अपना, और वो अडॉप्टेड बेटा था, इसी वजह से
ऊपर से वो एक ओमेगा था, तो जियांगयो को लगता था कि वो एक बोझ है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जियांगयो हमेशा रिंग को खरी खोटी सुनाया करती थी, उसे बुरा भला कहने के लिए, उसे बेइज्जती करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, एक भी मतलब एक भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ जियांग जेंग जो कि आग बबूला था, उसे डर लग रहा था कि कहीं वांग जी उसे दोस्ती ना तोड़ ले, क्योंकि जियांग चिंग भी बैडास ग्रुप का मेंबर्स था, जो जितने भी उसमें थे, सुयांग, वीन चाओ, वांग जी। तो जियांग चिंग भी उसी बैडास ग्रुप का मेंबर था, और वो अपने भाई पे ही चिल्लाए जा रहा था। विंग बेचारा रोते रोते अपने कमरे में आ जाता है, अपने घुटनों को कटल करते हुए कहता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। क्यों क्यों नहीं करता? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने तो बस भला ही चाहा है, पर कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? कोई मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करता है? मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। और कोई, इवन मॉम, आचिंग, डैड मेरी बात नहीं सुनते। मुझे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। बेचारा हमारा विंग रोते रोते वो सो जाता है जैसे तैसे। अगले दिन सुबह विंग जब सो के उठता है तो उसकी स्वैगी हुई पड़ी आइस थी, जिसे देखकर वो अपने आप को फिर से सांत्वना देता है आज के लिए। और वो उठ करके वॉशरूम आता है, फ्रेश व्रेश होता है, अच्छे कपड़े पहनकर जैसे वो नीचे आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, जियांग यू दोबारा से विंग को ताना मारते हुए सुनाने लगती हैं, कहीं तुम्हारी वजह से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट ना पड़ जाए। और जियांग चेंग के फादर भी एक बिजनेसमैन थे, लैंस के बड़े जितने तो नहीं, लेकिन हाँ वो भी एक छोटे मोटे बिजनेसमैन थे। तो जियांगो उसे समझाने लगती है कि कहीं तुम्हारी वजह से हमारे बिजनेस पे कोई फर्क ना पड़े, तुमने उसके बेटे के ऊपर हाथ उठाया है, अब हमारा क्या होगा? तुम इतने गए गुजरे कैसे हो सकते हो कि एक अल्फा के ऊपर हाथ उठा दिया? तुम्हें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, तुमने ऐसा क्यों करा? अगर मान लो कि वांगजी के डैड को पता चल गया कि जान फैमिली के सन ने उसकी अल्फा बेटी के ऊपर हाथ उठाया है, तो फिर क्या होगा? हमारी कंपनी का क्या होगा? तुमने कभी सोचा है? हाँ, अब इतना सारा ताना सुनने के बाद तो ऑलरेडी विंग का पेट भरा हुआ था। वो बिना कुछ खाए पिए सीधे कॉलेज के लिए वापस से अपना रोनी शकल जो भी था वो उठा करके चला जाता है। हालांकि उसे रोना तो आ रहा था, लेकिन ये विंग के लिए रोज का ही हो गया था। उसकी मोम उसे रोज ही ताना देती थी या बात कहती थी, जिस वजह से ज़्यादा उसे फर्क तो नहीं पड़ता था, लेकिन हाँ उसे बुरा जरूर लगता है और वो कॉलेज आ जाता है। विंग जैसे ही कॉलेज में एंट्री लेता है तो देखता है कि वहाँ पे एक बच्चे की फिर से रैगिंग हो रही है। उन जो अल्फाओं का जो ग्रुप था वो वापस से आज एक ओमेगा बच्चे को रैगिंग कर रहे होते हैं। और विंग ये देखकर उसको वापस से अपने अंदर का जो गुस्सा दबा हुआ था वो बाहर फूट के आने को तैयार था, और वो वहाँ चला आता है जहाँ पे उस ओमेगा बच्चे की रैगिंग हो रही होती है। वहाँ आने के बाद देखता है कि उस ओमेगा के भी शर्ट्स को ना खोलने की कोशिश कर रहा होता है और उसके साथ मिसबिहेव कर रहा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि सुयांग होता है। रिंग आते ही सब पे चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को शर्म आती है या नहीं आती हो? सीनियर्स के नाम पे तुम लोग कलंक हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ, रैगिंग करना मना है, फिर भी रैगिंग किए जा रहे हो। बेचारा हमारा वांगजी साइड लगा हुआ था, एंड देन वो ये सभी चीज़ें होते हुए देख रहा था, उसे मज़ा आ रहा था, लेकिन विंग पर न जाने उसे क्यों गुस्सा आ रहा था। वो चुपचाप से उस ओमेगा का हाथ पकड़ता है, एंड देन उसे खींच कर बहस करते हुए उन लोगों से कि मैं इसे लेके जा रहा हूँ, जो करना है कर लो, लेके वहाँ से वो जाने लगता है। उसके बाद उस ओमेगा से विंग कहता है कि तुम ना इन सीनियर्स की बात मत सुनना, ये लोग बहुत बुरे हैं। ये लोग क्लास तो अटेंड करते नहीं है, क्लास में जाते नहीं है, बस क्लास गेट के बाहर खड़े हो करके हम जैसे ओमेगास को ना बुली करते रहते हैं, रैगिंग करते रहते हैं। इनकी एक भी बात मत सुनना तुम। हाँ, बस कुछ लेना देना है नहीं, बस यही काम है उनका। बच गया है अमीर बाप के बिगड़ी हुई औलादे। इतना बोल कर विंग इतना बोल कर अरविंद अ, अपना इंट्रो देता है कि मेरा नाम बी बोस्यान है। सामने वाला शख्स भी बोलता है कि मेरा नाम नीहे सेंग है, और दोनों फिर फ्रेंड बन जाते हैं और उसके बाद दोनों क्लास में चले जाते हैं। वहीं एक बार फिर से वांगजी का पोपट हो गया था। हालांकि वांगजी ने दखलंदाजी तो नहीं करी हुई थी, लेकिन बार बार ना विंग ना घूर घूर कर उसे ही देख रहा होता है। और वांगजी का अच्छे से पोपट बन गया था। क्लास में जितने भी बच्चे अल्फाज बीटा थे वो सब वांगजी के पीठ पीछे उस पर हंस रहे होते हैं। और वांगजी को भी पता चल रहा था कि इस पिद्दी से ओमेगा की वजह से उसकी बार बार इंसल्ट हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो जांग चिंग था उसे पता था कि विंग उसका अपना भाई है उसका, लेकिन वो फिर भी उसको नहीं बताता है कि ये उसका भाई है, कुछ भी नहीं बता रहा था डर के मारे कि कहीं वांगजी को पता चल गया तो वो उसे दोस्ती नहीं रखेगा और वो उसको वहां से निकाल देगा। इसी वजह से वो बताता ही नहीं है कि विंग उसका अपना भाई है। और वहीं विंग आराम से, बड़े आराम से नीहे सेन को वहां से लेकर के अपने क्लास में चला आता है।
वहीं दूसरी तरफ जो हमारा वींचो था, वो वांग जी को ऐसे इंसल्ट होते हुए देखकर उसको मज़ा तो बहुत आ रहा था। फिर भी वो उसके मुँह पे वो भी नहीं कुछ बोल रहा था, क्योंकि वांग जी सच में बहुत ज़्यादा एरोगेंट और रूड किस्म का इंसान था। तो वहाँ वींचो उसका कान भरते हुए कहता है, देखो, क्लास में सभी लोग तुम्हें किस तरीके से बोल रहे हैं। सबको लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, और ये पिद्दी सा ओमेगा बार-बार तुम्हें इंसल्ट करके चला जाता है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो उस ओमेगा का, हाँ? वरना ये ओमेगा तो हद से आगे बढ़ जाएगा और तुम्हारी क्या वैल्यू रह जाएगी उसके सामने में, बताओ मुझे। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम पहले ऐसे नहीं थे। सारे स्टूडेंट तुम्हारे पीठ पीछे तुम पे हंस रहे हैं, और तुम्हें कुछ करना नहीं है उसका क्या, बताओ मुझे, हाँ? वांगजी स्टिल अभी भी उसकी सारी बातों को ना चुपचाप गटर-गटर सुन रहा होता है। फिर विंचो देखता है कि अरे! मेरी बातों का तो असर ही नहीं हो रहा है। इसलिए वो उसे कहता है, हाँ, जब घी सीधी उँगली से ना निकले ना, तो उँगली को टेढ़ी करनी चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा कंटेनर पलट देना चाहिए। तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि वो पिद्दी सा ओमेगा तुम्हारे सामने में झुके, गिड़गिड़ाए और तुमसे अपनी किए की माफ़ी माँगे वांगजी। क्या तुम नहीं चाहते कि पहले जैसा तुम्हारा रुआब हो कॉलेज में? इतना बोल करके वेन चाओ वांगजी को भड़का रहा होता है। तभी वे अब वेन चाओ तो अपना काम कर ही रहा होता है। उसके अंदर एक माचिस की तीली छोड़ रहा होता है, जो कि आग भड़काने का काम कर रहा था। लेकिन हमारे वांगजी के दिमाग में भी एक डिडली आइडिया आता है। अंदर उसके चेहरे पे एक ईविल सा स्माइल तैर गया हुआ था। उसके बाद वो सीधे चलते हुए विंग का क्लास में आता है, क्योंकि विंग ना फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। वो वहाँ आने के बाद पहले तो ढूंढता है कि वो कहाँ बैठा हुआ है। फिर उसे दिख जाता है कि वो नीही सिंह के साथ में बैठा हुआ था। वो डायरेक्ट उसके पास आता है और उसके हाथ को पकड़ करके खींचता हुआ उसे बाहर लेकर के आता है और उसे ऊपर टेरेस पे लेकर के आ जाता है। पहले तो विंग बहुत ज़्यादा छटपटा रहा होता है, अपने हाथों को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि ये इंसान क्यों क्यों आखिरकार क्यों इसके हाथ को पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। बट वांगजिया बहुत टाइटली उसके हाथ को ग्रैब किए हुए था। वांगजी सीधे उसे लाता है और डोर के सटे ही उसको दीवार पे फेंकता है, उसके हाथों को ऊपर पिन करता है और उसे ज़बरदस्ती किस करना स्टार्ट करता है। पहले तो विंग बहुत ज़्यादा छटपटा रहा होता है, लेकिन था तो वो एक पिद्दी सा ओमेगा ही। इसीलिए वांगजी उसके गले को दबाता है, देन उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे किस करना और सक करना स्टार्ट कर देता है। और विंग हमारा बेचारा कर रहा होता है अपनी जगह पे खड़ा होकर। तब वांगजी का मन भरता भरता तब तक विंग भी अपना पूरा जोर लगा करके वांगजी को धक्का देता है। धक्का देने के साथ ही विंग हांफते हुए वांगजी को एक थप्पड़ धड़ाक से मारता है, और फिर वहाँ से उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। वो अपने आंसू और मुंह दोनों, नाक सबको साफ करता हुआ रोते रोते वहाँ से वो नीचे चला आता है। अब ऐसा नहीं था कि वांगजी थप्पड़ खाने के बाद वो दुखी नहीं हुआ था, वो तो उसके दिल में जाने, बट उसकी अंतरात्मा जाने। बट चेहरे पे एक पागलों वाली हंसी, लाइक कूल, इतना बोल करके, और वो अपने बालों को, अपने फेस को, सबको ठीक ठाक करता हुआ वो नीचे आ जाता उसके पीछे। अब वांगजी इतना पे ही नहीं रुकता है, वो विंग को बार बार परेशान करता था। कभी उसके कमर में चिमटी काट लेता था, तो कभी उसे बैक से गुदगुदी लगाता था, तो मतलब उसको छेड़ना, कभी प्रपोज करना, तो कभी कुछ करना। उसको परेशान करने का एक भी बहाना अगर वांगजी चूके तो कहे भला। तो कभी रिंग को किसी क्लासरूम में ले जाकर के बंद करके ज़बरदस्ती उसके बॉडी पार्ट्स को टच करना, तो फिर कभी उसके साथ ज्यादती करके किस करना। ये सभी थिंग्स ना वांगजी उसके साथ करने लगा था। ना जाने क्यों वांगजी को ये सभी चीज़ें करने में मज़ा आ रहा था, या फिर वो जानबूझ के कर रहा था, ये तो ओनली फॉर वांगजी को ही पता था। बट हाँ, अब वो विंग को जैसे मतलब उसकी हरकतें ना रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आज भी विंग कॉलेज आया हुआ था, और वांगजी उसे देखते ही उसके हाथ को वापस से खींचते हुए वॉशरूम के दीवार की तरफ ले जा करके पिन कर देता है, और उसके जो बट चिक्स थे उसे एक्सक्यूज करते हुए उसके एडम एप्पल को सक करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता भी है दांत पीसते हुए, ये क्या कर रहे हो, हाँ छोड़ो मुझे। वांगजी कहता है, तुम्हें इस तरह से टीच करना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए चुपचाप से ऐसे ही रहो, वरना मैं इससे आगे भी बढ़ जाऊंगा। विंग वापस उसे धक्का दे देता है, देन कहता है, डिस्कस्टिंग, तुम मुझे हाथ मत लगाओ, तुम जब भी मुझे छूते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वांगजी कहता है, ओ या बेबी, तो ये डिस्कस्टिंग ना तुम्हें बताएगा कि क्या होता है। उसके बाद वो विंग जा रहा होता है, तो वापस से उसे आँख मार देता है। विंग दाँत पटकता हुआ, सॉरी पैर पटकता हुआ, दाँत पीसता हुआ वहाँ से वो निकल जाता है। उसके बाद कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए थे कॉलेज के। वांगजी ने अब सोच लिया था कि कुछ भी हो, विंग को तो अपने झांसे में लेना ही है। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक आजमाने से ये काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद वो टेरेस के छत पे चढ़ जाता है, और वहाँ से उसके हाथ में भोंपू था सायरन। उस सायरन में वो चिल्लाते हुए कहता है, वी ज़ियांग वी यिंग, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अगर तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया
तो मैं इस बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दूंगा। अगर तुमने हाँ नहीं बोला तो मैं सच में यहाँ से कूद जाऊंगा। तुम्हें हाँ करना ही होगा। पहले तो विंग को जब ये सुनता है वो सॉ कैंटीन से भागा भागा वो बाहर आता है तो देखता है कि सच में भांग जी ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ है, हाथ पे भोपो लेके बोल रहा है। विंग पहले उसे देखता है देन कहता है ये क्या कर रहे हो? हाँ तो गॉड, ये ऐसा नहीं कर सकता। सभी लोग विंग को देखकर कहता है हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो, क्योंकि वांग जी वहाँ का हैंडसम हॉटेस्ट अल्फा जो था और विंग को ये चांस मिल रहा था। तो ऊपर से बहुत सारी लड़कियां जल भुन के बराबर भी हो रही थी, लेकिन हाँ स्टिल विंग के लिए बहुत सारे लोग चीयर भी कर रहे थे कि वो तुम्हें प्रपोज कर रहा है तो हाँ बोलो नहीं तो वो कूद जाएगा। वांग जी दोबारा बोलता है कि मैंने बोला वी मुझे हाँ बोलो वरना मैं कूद जाऊंगा सच में। जब वांग जी देखता है कि विंग स्टिल अभी भी नीचे है और वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, इतना बोलकर वो भोपू फेंक देता है। देन कहता है ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ। इतना बोलकर जैसे अपनी कदम बढ़ाने को होता है विंग चिल्ला के बोलता है ठहरो, हाथ से इशारा भी करता है। उसके बाद वो भागता है बिल्डिंग की तरफ। वांग जी वापस से स्टिल वहां पे खड़ा हो जाता है, कहता है हाइस सच में मैं तो कूद ही जाता। और इतना बोल करके वो वापस से मुस्कुरा रहा होता है। विंग सीढ़ी से भागते हुए ऊपर टेरेस पे आता है वांग जी के सामने और आते ही हाँफते हुए कहता है हाँ हाँ मुझे मंजूर है वांग जी, नीचे उतरो प्लीज़ 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 नीचे उतरो, यहाँ से कूदना मत, जान मत देना ठीक है ना। इतना बोल करके वो अपने आप को और अपने हाथों को दोनों को धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ाता है। वांग जी के चेहरे पे फिर से एक इविल मुस्कान आ गई हुई थी। वो यही तो चाह रहा था कि कैसे भी करके विंग हाँ बोल दे, और विंग ने हाँ कर दिया था। वांग जी अपना हाथ देता है देन उतर के विंग को गले लगाते हुए सेंटिमेंटल टोन में कहता ओ माय गॉड विंग, अगर तुम मुझे हाँ नहीं कहते तो मैं अपनी जान दे देता। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता विंग कि मैं कैसे जिंदा रहूंगा, मैं सांस कैसे लूंगा, मैं खाऊंगा कैसे, मैं जीऊंगा कैसे, मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ बहुत ज़्यादा। इतना बोलकर वांग जी विंग के फेस को होल्ड करता है, उसके फोरहेड, आईज, नोज, चिक्स, लिप्स हर पे पिक किस करता है, देन उसे वापस से गले लगा लेता है। विंग भी प्यार का भूखा था। उसे कोई एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो कि उसे समझे, क्योंकि घर में उसके डैड भी उसकी बात नहीं सुनते थे। मॉम हमेशा उसे टा 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 करके कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। जंगचिंग से भी विंग की पटरी नहीं खाती थी। इवन जंगचिंग तो उसे अपना भाई तक नहीं मानता था। तो विंग को लगा कि शायद सच में ये अल्फा उसे प्यार करने लगा है, तो क्यों ना एक चांस दिया जाए। इसलिए वो वांग जी को हाँ बोल करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी फिलहाल से, बट फिर स्टिल वो उसे हाँ कर देता है। देन वो भी थोड़ा सा सैंटी हो गया था। वो कहता है वांग जी मैंने हाँ बोला है तो क्या तुम मेरे ट्रस्ट को तोड़ दोगे? नहीं ना, क्योंकि अगर अगर ऐसा कुछ। वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर किस करते हुए कहता है हे ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होगा ओके ना, ट्रस्ट मी। और इतना बोलकर उसके फोरहेड से अपने फोरहेड को वो टिका लेता है। अब ऐसे करते हुए वो दोनों तो रिलेशनशिप में आ गए हुए थे और वांग जी एक और बाजी मार चुका था विंग को अपनी लाइफ में लाने का। ऐसे ही रिलेशनशिप में रहने के बाद जब होता है ना कि एक दूसरे को जानने लगते हैं हम, तो विंग को ना वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होना स्टार्ट हो गया था। वांग जी इसका बहुत फ़ायदा उठाता था, उसे इमोशनली बीक करके अपने हर काम उससे करवा लेता था। एज यूजली आज वांग जी और उसके सारे अल्फाज फ्रेंड को ना क्लब जाना होता है। वांग जी अपना लास्ट चाल चलने वाला था, इसलिए वो विंग से कहता है कि हे क्या तुम मेरे साथ क्लब आना चाहोगे? पहले तो विंग मना करता है कि नहीं, वहाँ पे बहुत सारे अल्फा एंड बीटाउस होंगे, मैं नहीं जाऊँगा, मैं एक छोटा सा ओमेगा हूँ, कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मुझे नहीं जाना। बट वांग जी उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है एंड देन इंसिस्ट करता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, प्लीज़ चलो। तो नहीं चाहते हुए भी विंग ना हाँ कर देता है। विंग के हाँ करते ही वांग जी एक ईविल स्माइल करता है एंड देन कहता है ठीक है ये लास्ट होने वाला है। उसके बाद फिर विंग अच्छे से रेडी होता है, जो कि एक ओमेगा को रेडी होना चाहिए, अच्छे से रेडी होता है और वो फिर क्लब आने के लिए रेडी हो गया था। उसके साथ वो क्लब आते हैं, हैंग आउट करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें मंगाई हुई थी, हॉब्स ड्रिंक वगैरह। तो ना चाहते हुए भी वो वांग जी के साथ पार्टनर्स में था। वांग जी उसे ड्रिंक करा देता है। ऐसे लग रहा था जैसे कि वांग जी खुद भी ड्रिंक कर रहा है, बट वो ड्रिंक नहीं कर रहा था, ओनली फॉर वो विंग को ही ड्रिंक करा रहा होता है। और विंग भी बेवकूफ़ों की तरह उसकी हर बात मानते हुए उसकी जितने भी वो ड्रिंक पास ऑन कर रहा था वो सब पी लेता है। उसके बाद उसी जिस क्लब में वो आया हुआ था उसी क्लब के ऊपर एक होते हैं ना छोटे छोटे रूम्स मीटिंग्स वगैरह के लिए, तो वहाँ पे वो विंग को लेकर के आता है
जो हर क्लब के ऊपर रहता ही है। एंड देन वहाँ आने के साथ ही विंग को अंदर कमरे में खींचता है, देन उसके साथ वो एक हॉट नाइट स्पेंड करता है। और वो अपने इस लास्ट काम में भी शायद से वो पूरा हो ही चुका था। विंग जिसको कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या होने वाला है। अब विंग ने खुद को उसे अपने आप को सौंप दिया था। वापस से विंग उसे कहता है कि क्या तुम मेरा ट्रस्ट तो नहीं तोड़ोगे ना, जो कि वो ड्रंकन हालत में बोल रहा था। वांग जी कहता है नहीं, कभी नहीं तोड़ूंगा। और इतना बोलने के साथ ही उन लोगों के बीच एवरीडे स्टार्ट हो गया हुआ था। इस टाइम पीरियड के दौरान वांग जी ने बस एक शॉट ही लिया हुआ था, उसके बाद उसने दूसरा ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया हुआ था। उसके बाद वांग जी मॉर्निंग के टाइम में विंग बहुत आराम से पीसफुली सो रहा होता है। अपनी हेड पे अपने राइट हैंड को टिकाए हुए वो एक ईविल स्माइल करते हुए उसे देख रहा होता है। जैसे विंग ना सुगबुगा के उठने वाला होता है, फिर वो उसके बालों को केयर्स करते हुए, एक होता है ना कि केयरिंग नजरों के साथ में देखना, एंड देन एकदम पूरा एक एक्सप्रेशन था जो कि जस्ट थोड़ा देर पहले इविल था एंड देन अभी जस्ट एक केयर वाला। उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है क्या तुम उठ गए बेबी। विंग तो पहले अपनी आईज को ओपन करता है एंड सामने वांगजी को देख के स्माइल करता है। फिर जब उसे एहसास होता है कि वो अपने बेडरूम में नहीं है और वांगजी के साथ है, फटक से उसे कल वाली सारी चीज़ें ना याद आना स्टार्ट हो जाती है। वो जब उठता है तो सबसे पहले तो अपने आप को कंबल से कवर करता है। कवर करने के साथ ही वो रोते हुए कहता है वांगजी ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे मुझे रुकना चाहिए था। ये सब अचानक से कैसे हो गया। ओ माय गॉड, मैं अब क्या करूँगा। और वो अपने आप को अपने टमी पे हाथ रखे हुए था। हालांकि उसे ज़्यादा कुछ याद तो नहीं था, बट हाँ वो समझ गया था कि वांगजी और विंग के बीच में हॉट सीन्स तो बने हैं। वांगजी कियर्स के साथ में उसे अपने गले लगा लेता है और उसके बैक को रब करते हुए कहता है हे हे काम डाउन जस्ट काम डाउन, ओके ना, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। वैसे भी हाँ, मैं एक अल्फा हूँ और तो तुम एक ओमेगा हो, तो पास आने के बाद मैं क्या बोलूँ, लेकिन हाँ फिर भी तो तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, है ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। घबराना बंद करो, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, इसलिए प्लीज़ रिलैक्स रिलैक्स, ओके। और इतना बोल करके वांगजी उसको जैसे तैसे करके कंसोल करता है। और इस दिन ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। विंग को लग रहा था कि चलो उसको एक पार्टनर भी मिल गया, उसके साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा जो भी हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, उसके साथ रहने वाला, उसके हर कदम पे कदम मिलाकर चलने वाला एक शख्स, जो कि एक ओमेगा का सपना होता है कि उसका अल्फा कैसा भी हो लेकिन उससे वो बहुत प्यार करे, उसके बच्चे से प्यार करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, सुख दुख का साथी बने। विंग ने भी एक ऐसे ही अल्फा का डिमांड किया था अपनी लाइफ में, अपने आप को मैनिफेस्ट किया था। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहा था, वांगजी का रवैया विंग के प्रति ना उदासीन होता जा रहा था। वो विंग को अवॉइड करने लगा था। अगर वो कॉलेज आता तो उसे देख के मुस्कुराता भी नहीं, पहले जैसे उसे टीच करता था वैसा कुछ नहीं करता था। अगर देखता तो वो गायब हो जाता, वहाँ से चला जाता, या सामने से क्रॉस करने के बाद भी ऐसे दिखाता जैसे कि वो विंग को जानता ही नहीं है। ऐसे प्रिटेंडेबल करना कि शायद से विंग उसकी लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये सभी थिंग्स होने लगी थी तो विंग को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि वांगजी उसे अवॉइड कर रहा है, उसे ठीक से बात नहीं कर रहा है। पहले जैसे मैसेजेस करता था, कॉल्स करता था, बाहर लेके जाता था या मिलने के लिए बुलाता था, इंसिस्ट करता था, वो सभी थिंग्स ना बंद हो गई हैं। विंग समझ पा रहा था सभी चीज़ें। तो फिर आज एज यूजुअली जब वांगजी अपने सारे ग्रुप्स के साथ बैठा हुआ था तो विंग उसके पास आते हुए कहता है वांगजी मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। वांगजी तो पहले उसे अवॉइड करता है, देन फिर विंग उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींच के ले जाने लगता है। तो वांगजी अपना हाथ छुड़ा लेता है, कहता है व्हाट। विंग कहता है तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो। हाँ मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, मुझे देख के अपना मुंह फेर ले रहे हो, क्यों। वांगजी कहता है ओ हेलो, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। हाँ वैसे भी मैं बस ये सब नाटक कर रहा था और कुछ भी नहीं। क्या तुम्हें याद है वो थप्पड़, हाँ यही आसपास वो दिन था और वहां पे तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। हम्म, याद है ना। हाँ तो तुम्हें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं थी। क्यों, तुम्हें क्या लगा तुम इतने सारे लोगों के सामने में, वो भी कॉलेज में, मुझे थप्पड़ मारोगे और मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगा। वी हाँ, क्या लगा तुम्हें ये प्यार मोहब्बत दो मीठी मीठी बातें क्या कर ली। तुम्हें सच में लगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुमने अपने आप को देखा है। इतना बोल कर ना उसके फोरहेड पे ना पोक करता है और उसे ऐसे प्रेस करता है, पीछे की तरफ धक्का देता है।
विंग लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है 2 कदम पीछे जाके, और वो तो शौक ही था। ऐसा लग रहा था जैसे कि 360 डिग्री उसकी पूरी दुनिया टर्न हो गई है। और रोते हुए कहता है, "तो हंग जी, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ?" हंग जी कहता है, "मैंने अपने चाटे का बदला लिया है, दैट्स इट। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्या लगा तुम्हें तुम मुझे थप्पड़ मारोगे और मैं बदला भी नहीं लूंगा? मैंने तो बस तुमसे अपना बदला लिया है। और वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। डू यू गेट दैट? तो मैं तुम जैसे ओमेगा के चक्कर में क्यों पड़ूंगा? बताओ मुझे।" और इतना बोल करके वंग जी सीधे वहां से चला जाता है। विंग उसके पास जाता है, उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, "ठहरो, मुझे मुझे बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुनो। कहो कि ये सब झूठ है, मजाक है, प्रैंक कर रहे हो ना, मुझे पता है। तुम ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि उस रात मैंने खुद को तुम्हें सौंप दिया। हमारे बीच वो सभी चीजें हो गई है। ये नॉर्मल नहीं था। मैं 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 ये सब नहीं करना चाहता था, बट फिर भी प्लीज वांग जी, प्लीज मेरी बात सुनो वांग जी, प्लीज प्लीज प्लीज।" बट स्टिल वांग जी उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, "इनफ। एक बार में समझ में नहीं आती है क्या?" इतना बोल कर वांग जी के शोल्डर, विंग के शोल्डर को जैसे धक्का नहीं देते वैसे धक्का दे करके वो वहां से पास हो जाता है। विंग जो कि बहुत ज्यादा रो रहा था, वो वापस देखता है जहाँ पे सारे लोग वहाँ पे एक इविल स्माइल कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। रिंग को अजीब सा लग रहा होता है, वो चक्कर खाकर जैसे गिरने को होता है। नी से उसे पकड़ लेता है एंड देन उसे बाहर लेकर के आता है कैफेटेरिया में, उसे पानी देता है पीने के लिए। विंग तो स्टिल बहुत रो रहा होता है। नी सिंह कहता है, "अब तुम्हें शायद पता चल गया ना, वैसे भी तुमने ही तो कहा था ना कि इन लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है, ये लोग बस ऐसे ही है। देखा, इन लोगों के अंदर सच में दिल भी नहीं है। कितना बुरा किया ना तुम्हारे साथ विंग, छोड़ो जाने दो, चलो चलते हैं।" इतना बोलकर नी सिंह पहले तो विंग को सांत्वना देकर समझाता बुझाता है, शांत करता है, देन उसके बाद वो उसके साथ घर आता है। विंग घर आने के बाद अपने आप को खुद के कमरे में लॉक कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था जिसका कोई अंत नहीं था। रोते रोते सुबकते सुबकते एक ही बात कह रहा था, "मैंने तो तुमसे बहुत प्यार किया था ना, फिर क्यों क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बोलो क्यों? मुझे 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 ही क्यों चुना अपनी फायदा के लिए? क्यों किया मुझे बताओ। मैं क्या करूँ अब? मैं क्या करूँ बताओ, प्लीज मुझे बताओ। मेरे साथ धोखा क्यों किया वांग जी? मैंने तो दिल से प्यार किया था ना। फिर मुझे हर्ट हर्ट करने के लिए इतना नीचे गिर गए कि प्लीज कह दो एक बार कि ये सब झूठ है। पर स्टिल ये झूठ नहीं था। विंग के लिए ना वांग जी के लिए। वांग जी ने अपना काम कर लिया, अपना बदला ले लिया था, और विंग उसमें फंस चुका था। एक ट्रैप, प्यार का ट्रैप, जो कि बहुत ही कहने में छोटा नॉर्मल शब्द होता है, बट जो इसमें पड़ता है उसकी दुनिया तो उजड़ जाती है। और विंग के साथ भी यही हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ इसे चेंग को इतना पता था कि वांग जी ने विंग के साथ प्रैंक किया है, बस दैट्स इट। बट इसके अलावा उसको कुछ पता नहीं था कि विंग और उसका रिलेशनशिप है, एंड देन वांग जी ने विंग के साथ एडवांटेज वगैरह लिया, ये सब नहीं पता था। ऐसे करते हुए ना लगभग अब 2 मंथ बीत चुके थे और विंग अपने आप को बस कंसोल ही कर रहा था, संभाल ही रहा था। उस धोखे से वो बाहर निकलने की ट्राई ही कर रहा था, बट स्टिल वो धीरे धीरे ना और वीक होते जा रहा था। उसे उसे मॉर्निंग सिकनेस वगैरह आना स्टार्ट हो चुका था। और अचानक से आज विंग घर पे काम करते करते ना बेहोश होके गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है, जैंग यो डॉक्टर को कॉल करती है। विंग को विंग के कमरे में लिटाया जाता है, देन डॉक्टर चेक करते हुए कहता है, "मुबारक हो, आपका बेटा प्रेग्नेंट है।" इतना बोलकर डॉक्टर कुछ दवाइयों लिख करके स्लिप पकड़ा देती है जियांग को और चली जाती है। इतना सुनना हुआ ही था कि विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो उठ के बैठा हुआ था। डॉक्टर को तो पहले बड़े आराम से जियांग बाहर छोड़ के आती है। आने के साथ ही कहती है, "विंग, मुझे बताओगे तुम?" और इतना बोलकर उसके पास आती है, उसके टी शर्ट को पकड़ते हुए उसके आंखों में देखते हुए कहती है, उसके पेट को पूरा मरोड़ते हुए, "ये नाजायज बच्चा किसका है? हाँ?" विंग जियांग के हाथों को हटा देता है, देन धक्का देते हुए कहता है, "मॉम, ये क्या बोल रहे हैं आप?" जियांग कहती है, "मुझे बताओगे तुम? हाँ, किसके साथ तुमने मुंह काला कराया है? आप हमेशा अपने आप को दूसरे को एडवांटेज देने के लिए क्यों सौंप देते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम तुम्हारी शादी कहीं कराएंगे? ये तुम्हें अपनी आग बर्दाश्त नहीं हो रही है, अपने हवस को शांत करना नहीं आ रहा है, बताओ मुझे।" इतना बोलकर एक थप्पड़ खींच के लगा देती है विंग को। विंग का तो मुंह टेढ़ा ही हो गया था, बट फिर भी स्टिल वो कहता है, "मॉम, ऐसा नहीं है, मैंने वो।" बट जियांग्यू विंग को अभी भी स्टिल सुनाई जा रही थी, "ये नाजायज बच्चा जिसका भी पता नहीं ये किस खून का
गंदा खून है ये, जिसके साथ तुम अपना मुंह काला करके आए हो, अपने हवस को बुझा के आए हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे बताओगे भी ये बच्चा किसका है विंग? और विंग स्टिल रोते हुए बस एक ही बात बोल रहा था, मॉम प्लीज ऐसा मत बोलिए। जियांग को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब वांगजी का है, बट वो क्या बताए कि उसने उसे थप्पड़ मारा था, जिसके बाद उसने बदला लेने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, एंड देन उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। फिर विंग कुछ नहीं कहता, एंड देन चुपचाप हो जाता है। उसके बाद उसके बाद वो घर पे ही रहने लगा था, कॉलेज भी आना जाना बहुत कम कर रहा था। जब जब ज़्यादा उसकी तबीयत खराब होती थी तो वो घर पे ही रह जाता था। ऐसा नहीं था कि वो कॉलेज बंक कर रहा था। एक आध दिन का गैप ले करके वो स्टिल कॉलेज को जा रहा होता है। पर अभी भी जियांगियो का ताना माना रुक नहीं रहा होता है, पता नहीं तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बदनामी होगी, तो पता नहीं ये किस खून का गंदा खून है जो तुम इसको कैरी करते फिर रहे हो, पता नहीं तुमने कहाँ अपना मुंह काला किया हुआ है जो ये सब करना और देखना पड़ रहा है। स्टिल विंग को ना वो टॉर्चर पे टॉर्चर करे जा रही थी। विंग को पहले ना उसको खाने को लेकर के, घर को लेकर के, माँ बाप को लेकर, वट एवर जो भी था वो सब सुनाती थी तो विंग चुपचाप से सुन लेता था। बट अब विंग को ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। इवन उसने वांगजी को भी अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। वो वांगजी को देखता भी था कॉलेज में तो वो अपना रास्ता बदल लेता था, वो दूसरी तरफ चला जाता था। ऐसा नहीं था कि विंग के दिल से प्यार खत्म हो गया था और वो वांगजी से प्यार नहीं करता था, बट जब उसने कह दिया है कि ऑलरेडी उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उससे बस प्रैंक कर रहा था, एक बहुत ही तुच्छ और घटिया मजाक था जिसमें उसने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। उसके बाद से वो उस अल्फा को वो लाइफ में क्यों जाए भला, जहाँ उसकी प्यार की केयर ही नहीं, कुछ नहीं है। तो विंग ना अपना चुपचाप अपना क्लास अटेंड करता एंड देन पढ़ता लिखता जो भी था वो करता, वांगजी से वो दूरी बना के कटा कटा सा साइड साइड से ही वो रहने लगा था। लेकिन स्टिल विंग के लिए ना वांगजी को भुलाना ना बहुत मुश्किल हो गया था। 3 मंथ्स होने को थे और उसके बाद बेबी जो था विंग के पेट में वो धीरे धीरे करके भ्रूण होकर के बड़ा होना स्टार्ट कर देता। विंग एक तो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था अलग, ऊपर से एक हार्मोन्स चेंज जो होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो अलग, वो इस सब को ना झेल नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी भी रिएक्ट कर रहे थे, वो थोड़ा सा पागलपन के टाइप्स भी करने लगता था, कभी कभी खुद को ही ब्लेम करना, मतलब वो इतना ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चला गया था कि उसे लगता था कि जैसे हर बुरी चीज़ ना उसकी वजह से हो रही है हर किसी के लाइफ में। वो खुद को बहुत ज़्यादा दोषी मान रहा होता है। ऊपर से जियांगियो हमेशा उसे ताना मारती थी, जिस वजह से विंग के लिए ये सब कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। विंग ने फैसला कर लिया था कि फाइनली उसे क्या करना है। एज यूजुअली आज वो कॉलेज आता है, नीही सिंह से अच्छे से बात करता है, कैंटीन में आता है, हालांकि उसके चेहरे पे उदासी और दुख साफ साफ देखे जा सकते थे, बट नीही सिंह उसे पूछता भी है कि वी क्या हुआ है। विंग कहता कुछ नहीं, बस सब ठीक है, क्या तुम मेरे साथ आखिरी बार खाना भी नहीं खाओगे? नीही सिंह कहता है ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? हाँ, वो कहता है बस ऐसे ही, कुछ नहीं, चलो खाते हैं। इतना बोलकर वो दोनों कैंटीन आता है और खाना खाता है। खाना खाने के बाद विंग क्लास अटेंड करता है एक ही, और उसके बाद वो छत के टेरेस पे आ जाता है। उसके हाथ में 2 पेपर्स थे, वो दोनों लेता है, पूरे कॉलेज को देखता है, अपने आप को देखता है, अपने टमी पे हाथ रखता है एंड देन अपनी आंखें बंद करके सीधे ऊपर से वो नीचे छलांग लगा देता है। कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं कि कोई छत के टेरेस पे चढ़ा हुआ है एंड देन ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग जैसे होते हैं ना बचाने के लिए हे करता है, ऊपर भागता है, तब तक विंग ऊपर से नीचे छलांग लगा चुका था। नीचे गिरते ही उसके हाथ में वो पेपर स्टिल अभी भी था, गिरने के साथ ही उसका सर फटा हुआ था, ब्लड आ रहे थे, उसकी आंखें खुली हुई थी, उसके हाथ टेढ़े हो गए थे, एक पैर टूट गया था और दूसरा वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। मतलब गिरते तो अजीब हो जाता है ना। गिरने के साथ ही विंग ऑन द स्पॉट मर चुका था और सब लोग भागते हैं चिल्लाते हुए कि कोई ऊपर से गिर गया, कोई ऊपर से गिर गया, और वो सब जितने भी स्टूडेंट थे वहाँ पे सब भागते हैं। इवन टीचर जितने भी थे ना, प्रोफेसर वगैरह, वो सब भागते हैं उस तरफ। वहीं दूसरी तरफ वांगजी और उसका पूरा गैंग आया हुआ था कॉलेज। जब आता है तो देखता है कि ना उस तरफ, उस वाले एरिया में, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वाले एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो ये भी उस तरफ आता है देखने के लिए कि क्या हो गया जो इतनी भीड़ लगा के रखा हुआ है सभी लोगों ने। भीड़ को चीरता हुआ जैसे ही वांगजी वहां जाता है और वो पहले तो विंग को देखता है, खून से सना हुआ सर, आंखें खुली हुई थी, बॉडी पूरी आड़ी टेढ़ी हो पड़ी थी एंड देन पूरा स्टेन जो था ब्लड का वो चारों तरफ फैला हुआ था। ये देखते ही उसकी आंखें शौक के मारे बड़ी हो जाती हैं एंड देन वो चीखता है विंग। चीखने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, उसकी बॉडी ठंडी हो रही थी और वो धड़ाम से नीचे बैठ जाता है वहीं पे। और वो कहता है
"वी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया?" और वो देख रहा है जहाँ ब्लड था ना, वो वहीं पे एग्ज़ैक्ट बैठा हुआ था एंड देन उसको वो देख रहा होता है। उसके हाथ पूरे ठंडे हो गए थे। हर तरफ अफरा-तफरी मची हुई थी, हर कोई चिल्ला रहा था, लेकिन वंगजी के लिए पूरी दुनिया शांत हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हर चीज़ इको साउंड में गूंज रहा है। वंगजी वापस से कहता है, "वी।" उसके बाद उसकी नज़र जाती है उसके हाथ में पड़े पेपर्स के ऊपर। वो उसके हाथों को खोलता है, देन उसके हाथ पे 2 पेपर्स होते हैं, जिसको वो देखता है और देखने के साथ ही वो सन्न था। पहले तो वांग जी प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट देखता है, जिसमें उसे साफ पता चल रहा था कि विंग 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हो चुका है। जब ये देखता है तो वो कहता है, "नो, ये मैंने क्या कर दिया?" और उसके बाद जब उसके हाथ में वो जो दूसरा पेपर था जिसे खोलता है, जिसने विंग ने लेटर लिखा हुआ था, तो वो उसे खोलकर पढ़ता है, जिसमें विंग ने लिखा हुआ था, "हम जी, आखिरी बार तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज़ कभी भी किसी ओमेगा के साथ ऐसा मत करना। अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल मत करना। पता है, जो तुम पे ट्रस्ट करके अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दे, कभी उसे हर्ट मत करना। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, प्लीज़ उसके साथ तो ऐसा मत करना। तुमने जो किया, इससे ये सीख तो मिल गई मुझे कि किसी पे कभी भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। आई विश मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में कभी तुमसे ना मिलूं। और हाँ, मैं अपने साथ तुमसे जुड़ी एक चीज़ लेके जा रहा हूँ। मुझे पता है तुम इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, जस्ट बिकॉज क्योंकि तुमने मेरे साथ प्रैंक किया था, जस्ट बिकॉज हमारा रिश्ता झूठ की बुनियाद पे खड़ा था और तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। मैं नहीं चाहता जैसे मेरी लाइफ हेल थी, वैसी ही लाइफ मेरी बेबी को भी मिले। आई होप कि तुम मुझे समझोगे वांग जी। यू विल रिग्रेट इट वन डे, माय लव। और इतना लिख करके, और वो लेटर एंड था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। ये लेटर पढ़ने के साथ ही वांग जी फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्या कहे, क्या करे, कुछ नहीं, नथिंग। एक तो उसकी हाथ पैर ठंडे हो चुके थे, डेड बॉडी सामने पड़ी हुई थी उसकी, स्टिल वो बैठ के रो रहा होता है और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांपने लगे थे। एम्बुलेंस को कॉल करा गया था कि डेड बॉडी को कलेक्ट करके उसको ले जाया जा सके। ऐसा लग रहा था जैसे कि वांगजी की पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी है। उसकी आंखों के सामने में धीरे धीरे से ब्लैकलेस अंधेरा जैसे छा रहा था। स्टिल विंग के हर एक वर्ड उसके कानों में गूंज रहे थे। आखिरी बार बेहोश होने से पहले वांगजी के मुंह से निकले शब्द थे विंग, और इसके साथ बोलते हुए लेटर लेकर के बेहोश हो जाता है। वांगजी को आनन-फानन में उसके घर शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि वांगजी एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था, तो उसको लेने और ले जाने के लिए उसके चापुड़ और उसके कार आते थे बहुत सारे। तो उसका ड्राइवर स्टिल अभी जस्ट वांगजी को छोड़ा ही था और सारे उधर ही खड़े थे, तो वो लेके चला जाता है उसको। वहीं दूसरी तरफ विंग को आनन-फानन में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, लेकिन विंग तो गिरने के साथ ही मर चुका था। एक तो डिप्रेशन का शिकार हुआ पड़ा था, ऊपर से ये। डॉक्टर जब रीचेक करते हैं तो पता चलता है कि विंग के अंदर एक और जान था, जिसे सुनने के बाद तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गए थे। जब जांग फिमयांग को ये पता चलता है कि इसका बेबी प्रेग्नेंट है, बट स्टिल वो कुछ नहीं करता, क्योंकि करंट उसकी वाइफ और उसका बेटा ऑलरेडी उसको दोनों को पता है और उसे पता नहीं चलने दिया। 3 मंथ्स होने को आए थे। अब मर जाने के बाद वो क्या ही कर सकता था। विंग का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जो कि हालाँकि वो एक वेल्दी फैमिली से बिलॉन्ग करता था, तो अच्छे से उसका और उसकी बेबी का, दोनों का एक साथ ही अंतिम संस्कार कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब वांग जी की आँख खुलती है तो वो अपने कमरे में होता है। वांग जी उस वो ना मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था। हालाँकि उसने कहा तो था विंग को कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, बट ऐसा कुछ नहीं था। वांग जी स्टिल अखंड सिंगल था और वो बस विंग का मतलब कह सकते हैं कि बदला लेने के बाद उसका होता नहीं कि चलो छोड़ो, ऐसे बोलने से पीछा छूट जाएगा। तो स्टिल उसने ऐसा बोला हुआ था, बट ऐसा कुछ था नहीं उसकी लाइफ में। वो अभी भी सदमे में ही था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग स्टेज में पहुँचा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, क्या बोले, व्हाटएवर जो भी। वो बस चाहता था कि विंग उसकी आँखों के सामने में रहे। जब वांग जी ने विंग को अवॉइड करना स्टार्ट करा था, तो वांग जी समझ गया था कि स्टिल वो कहीं न कहीं विंग को वो लाइक करने लगा है। पर वांग जी का बेचारा दिल वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वांग जी अपने कमरे में पड़े हुए थे। डॉक्टर आकर के उसके हाथ, पैर, आँख, मुँह, जीभ सबका चेकअप करके चले जाते हैं, बट
वांगजी कुछ भी नहीं बोलता, एक शब्द भी नहीं। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगा था, क्योंकि अब वांगजी को सच में रिग्रेट हो रहा था कि विंग की हालत के जिम्मेदार वही है और उसी के वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर वो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, उसे अपनी लाइफ से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के नहीं फेंकता, तो शायद वो जिंदा होता। जैसे कि उसने बोला था कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में पीछे रह गया। धीरे धीरे करके वांगजी अपने आप को एक कमरे में ही कैद करके रख लेता है। वो बार बार रात को उसके जो लिखे लेटर्स थे वो वांगजी के कानों में और नींद में उसे हॉन्ट करते थे, जहाँ पे उसने लिखा हुआ था, यू विल रिग्रेट इट वन डे माई लव। बार बार यही शब्द वांगजी के दिमाग में घंटे की तरह बज रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता था ना, क्योंकि वांगजी क्या करेगा? वो कहाँ से ढूंढेगा उसे? डॉक्टर, इवन सी चैन, उसके अंकल, उसके मॉम डैड, हर कोई वांगजी को इस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना, वांगजी दिनों दिनों और भी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। कभी कभी वो सोते सोते तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था, और वो चीखते हुए बस एक ही नाम ले रहा था, विंग विंग विंग। बट स्टिल, क्या मरे हुए लोग वापस आते हैं? नहीं। हर कोई उसे समझाकर थक गया था, क्योंकि ऑलवेज लैंस इज लैंस और लैंस के रूल्स। तो वांगजी को कहीं ना कहीं विंग से प्यार हो गया था, और अब वो बस रिग्रेट ही कर रहा था। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग, उसे जब ये सब पता चलता है, हालांकि वो विंग को अपना भाई तो नहीं मानता था, बट हाँ, जब उसे पता चलता है ये कि ऐसा ऐसा कुछ सीन बना है, तो स्टिल होता है ना कि मतलब चलो भाई है तो थोड़ा सा कंसर्न दिखाते, तो उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। उसने कभी भी उसे उसकी फीलिंग जानने की कोशिश नहीं की, उसे बात करने की कोशिश नहीं की। इवन दुनिया वालों के सामने में भी उसे अपने भाई बोलने में उसे शर्म आती थी, तो थोड़ा सा उसे भी बुरा लग रहा था। और वो अब क्या कर सकता था, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। ऐसे ही लगभग 1 मंथ और बीत जाते, और अब 4 मंथ हो चुके थे इन सारे इंसिडेंट्स के। वांगजी के हेल्थ में कोई सुधार नहीं था, और वो बस अपने किए हर एक एक्शन पे, वर्ड पे पछता रहा था। वांगजी बहुत रोता है, बहुत चीखता चिल्लाता है। जितनी भी दवाइयाँ दी जा रही थी ना वांगजी को, स्टिल डॉक्टर के सामने में वो खा लेता था, बट बाद में वो सारी दवाइयों, जितना भी उसे दिया जाता था, वो एक भी दवाई नहीं लेता था। 24 घंटे में 24,000 बार वो ओनली फॉर विंग को ही ढूंढ रहा था। लेकिन क्या कर सकते थे वांगजी? एक दिन ऐसे ही मॉर्निंग का टाइम था, वो अपने डोर को ओपन करता है और अपने घर के छत पे जाता है। जा करके और सबसे ऊपर जो रेलिंग होता है उस पर चढ़ जाता है। चढ़ करके वो नीचे देखता है, फिर वो ऊपर देखता है, अपनी आइज को क्लोज करते हुए कहता है, विंग, इस लाइफ में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुमने सही कहा, मुझे पछतावा होगा। यस, मुझे बहुत हुआ, मैं अब और नहीं झेल सकता। तुम्हारे जीते जी मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ या फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बट हाँ, तुमने कहा था ना, यू विल रिग्रेट इट वन डे। तुम्हारे जाने के बाद मुझे मुझे रिग्रेट हुआ। उस नन्ही सी जान की कोई गलती नहीं थी, जिसका कसूरवार मैं था। ये सब मैंने किया था। हाँ, मुझे पछतावा है कि मैंने किया था। ये सब मेरी वजह से हुआ था। मैं बदला लेने में इतना अंधा हो गया था कि मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। मैं जान भी नहीं पाया कि क्यों, कैसे हो गया ये सब। हाँ, मैं माफी मांगने के लायक नहीं हूँ, और तुम मुझे माफ भी मत करना। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा वीन, जरूर ढूंढ लूंगा। सच में मुझे बहुत पछतावा है अपने किए गए पे, बट मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, जरूर ढूंढूंगा। और इतना बोल करके जो वांगजी था वो छत से कूद जाता है, और जब वो गिरता है तो जो माली होते हैं ना, पेड़ पौधे में पानी वानी डालते हैं, वो जैसे ही धड़ाम से सुनता है ना साउंड, वो चीखता है, यंग मास्टर। और वो चीखते हुए आता है, तब तक वांगजी भी ऑन द स्पॉट मर चुका था। क्योंकि वो होता है ना क्यारिया का जो बनी रहती है साइड साइड से दीवारें छोटी छोटी, उस पर उसका सर टकराया था, हिट करा, एंड देन वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। तो इसी के साथ ये छोटी सी सैड इंडिंग वन शॉट कैसा लगा आप लोगों को, मुझे ज़रूर बताना। आप लोग को जैसा भी लगा ज़रूर आप लोग बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।